क्लास में आने के बाद अपने केले के खाने दूध पी लियो, फिर हम सीधे चलेंगे विशाल मेगा मार्ट। कहाँ चलेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? जी हाँ बताओ। हम्म हम्म, हाँ। उसका एंट्री कहीं भी नहीं होगा। अगर बराबर अमाउंट की असेट्स दे दी जाती है, मान लीजिए 15,000 के क्रिएटर को 15,000 की असेट्स दे दी गई, तो कोई एंट्री नहीं होगी। और बशर्ते अगर कुछ लाइबिलिटी बच जाती है, मान लीजिए 15,000 के क्रिएटर्स को हमने 10,000 की लाइबिलिटी असेट्स दी और 5,000 की उसकी लाइबिलिटी रह गई, तो वो जो रिमेनिंग 5,000 है उसका हम पेमेंट कर देंगे। हम्म, हम्म। नहीं मतलब व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय, हाँ तो उसमें केस में नहीं होगी, क्योंकि किसी पार्टनर ने जो है एक्सपेंसेस बियर करने का, किसी पार्टनर ने एक्सपेंसेस बियर करने को बोल दिया है। जब कोई पार्टनर एक्सपेंस बियर करने को बोल चुका है तो वो अपने आप उसकी एंट्री करेगा, मतलब अपने आप पैसा देगा, तो फर्म के पास से जब कोई अमाउंट जाना ही नहीं है तो फिर इसलिए कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर हुआ? आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा अब आ रही है। हाँ, तो अगर पेड एंड बॉन्ड बाय सेम पार्टनर है तो उस केस में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो है जिसने पेड कर दिया उसने खर्चे बॉन्ड किए हैं। अगर फर्म बॉन्ड करती तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली जिस पार्टनर ने कहा उस पार्टनर ने पे कर दिया, तो वो अपने पास से पैसा दे रहा है, तो अपने पास से जब पैसा दे रहा है तो कोई एंट्री नहीं बनेगी फर्म की बुक्स में। लेकिन अगर कोई पार्टनर पे करता ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर पे करता, तो फिर रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है। हाँ, कंसर्न पार्टनर। हाँ, कुछ मटेरियल मुझे इकोनॉमिक्स का जो है शेयर किया गया था, वो मैंने आपको शेयर कर दिया था। गूगल क्लासरूम में भी उसको पोस्ट कर दूंगा, जो इकोनॉमिक्स वाला गूगल क्लासरूम है। और क्लास वगैरह वो जब से लेंगे, तो फ़ोन बता रहे थे कि फ़ोन करूँगा मैं, क्लास लेनी होगी जब आपको बता दूंगा किस दिन क्लास लूँगा, तो हो सकता है क्लास भी लेने वाले हों एक आध दिन में। तो मटेरियल आपको मिल गया था, मैंने डाल दिया था। और हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, होगा ना, क्यों नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। नहीं, अब तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। जितना, लेकिन जितना पढ़ाया जाएगा आएगा उसी में से ही। नहीं, वो चैप्टर तो मुझे नहीं पता ना, वो तो जब वो पढ़ाएंगे तभी बताएंगे ना। चैप्टर तो वो जब पढ़ाएंगे तभी बताएंगे कि कौन कौन से कितने चैप्टर आने हैं, क्योंकि जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही पूछा जाएगा। ये तो है नहीं कि 5 चैप्टर बता दिए जाएँ और हुआ एक भी नहीं, तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए पहले क्लास स्टार्ट होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कितना वहाँ तक कंप्लीट हो पाता है, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कितना रखना है। इसलिए इकोनॉमिक्स का पेपर भी सबसे लास्ट में रखा गया है, कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, आपकी क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट की हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इस क्लास की भी कर दी जाएंगी। अच्छा, जो क्वेश्चन कल दिए थे उसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं? 4-5 ही क्वेश्चन मैंने दिए थे, ज़्यादा नहीं। नहीं है।
अब जर्नल एंट्री से कुछ आज और क्वेश्चन लेंगे हम और रियलाइजेशन अकाउंट के लेंगे, कुछ एक दो चीज़ें और बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 होगा, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पी एंड क्यू। दिखाई दिया सभी को? दिखा? आवाज तो एक ही आई है। सभी को मिल गया है क्वेश्चन? लगभग 10 के आसपास एंट्री है इसमें, 10 के आसपास ट्रांजेक्शन है। तो एक तो हम इस क्वेश्चन को कराएंगे, इससे काफ़ी सारी एंट्रीज आपको क्लियर हो जाएंगी, और फिर इससे अगला क्वेश्चन जो है, जो हमारा है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का, उसको लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 15 भी और 16 भी। 16 क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का है। दिखाई दिया? हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन कराऊंगा मैं जर्नल एंट्रीज के। उसके बाद फिर हम आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट समझेंगे, किस तरह से उनका फॉर्मेट है, और उसके बाद फिर इसके मेन न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से किया जाता है इनको देखिए। बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? तो शुरू करते हैं इसको। एंट्रीज मैंने कल आपको बताई ही थी, वैसी ही एंट्रीज होंगी, बस थोड़ा सा जो है इसमें एक दो ट्रांजेक्शन अलग है, इस वजह से क्वेश्चन दिया गया है, ताकि एक रिवीजन हो जाए और थोड़े से और क्वेश्चन हो जाए जर्नल एंट्रीज की, और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही करने हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एंट्री दी हुई है ये पार्ट की, और क्या कहता है ये कि आफ्टर वेरियस असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि जो पहली दो एंट्री होती हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, और दूसरी होती है सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, वो दोनों पास हो चुकी हैं। सारी असेट्स रियलाइजेशन में है, सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में है। उसके बाद हम कर रहे हैं, स्टॉक था 2 लाख रुपए का, पी टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो पी ने क्या किया है, 50% स्टॉक को टेक ओवर कर लिया है। जब टेक ओवर करेगा पी, तो एंट्री बनाएंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और रिमेनिंग जो स्टॉक था वो सोल्ड कर दिया गया है 25% के प्रॉफिट पर। तो जो सोल्ड हुआ है उससे हमें पैसा मिला होगा, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और हमने सेल क्या किया है, स्टॉक, और स्टॉक कहाँ पर है, रियलाइजेशन अकाउंट में। बीइंग स्टॉक टेक ओवर एंड सोल्ड, स्टॉक को टेक ओवर किया गया और सोल्ड कर दिया गया। अब कैसे इसमें अमाउंट किस तरह से डालेंगे, देखिए आपका स्टॉक कितने रुपए का था, स्टॉक था हमारा 2 लाख रुपए का, 2 लाख का 50% जो है टेक ओवर कर लिया था, 1 लाख रुपए का स्टॉक किसने, पी ने, कितने पर, 10% के डिस्काउंट पर। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000, तो 1 लाख रुपीज का जो स्टॉक था उसमें 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, और 90,000 रुपए में टेक ओवर कर लिया किसने, पी ने। इसके बाद बाकी जो बचा 1 लाख का, वो हमने क्या किया, वो हमने सेल कर दिया कितने में, 25% के प्रॉफिट पर। तो 1 लाख का 25% हो गया 1,25,000 टोटल अमाउंट। तो टोटल जो आ गया वो आ गया 2,25,000। यहाँ पे 2 लाख मत लिखिएगा, तभी यहाँ पे 2 लाख लिखते हैं, तो 2,15,000। रियलाइजेशन में 2,15,000 जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें जो पैसा मिला है वो 2,15,000 रुपये मिले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी
वो है हमारे डेटर्स थे 2,25,000 के, प्रोविजन था इन पर 25,000, 20,000 के बैड डेट्स हो गए। तो इसका हमें करना है, किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले तो इसमें जो आपके डेटर्स हैं उनको हम सेल करेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। अमाउंट किस तरह से लिखेंगे, आपके पास 2,25,000 रुपए के डेटर्स हैं, उसमें 25,000 का प्रोविजन है और 20,000 के बैड डेट्स हो गए हैं। तो जब 20,000 के बैड डेट्स हो जाएंगे तो 25,000 का प्रोविजन जो है उसमें से 20,000 की तो हमारी जो बैड डेट्स है वो कवर हो गए, 5,000 का प्रोविजन बचा। ये 5,000 का प्रोविजन आप बेसिकली लेस कर देंगे 2,25,000 में से, तो आपके पास जो डेटर्स बचेंगे वो बचेंगे 2,20,000 के। और 2,20,000 के डेटर्स को आप क्या कर देंगे, बेसिकली सेल कर देंगे, तो आपको पैसा मिल जाएगा 2,20,000। इसके बाद फिर सी पार्ट है हमारा, ये है लैंड और बिल्डिंग। हाँ मतलब 220 तो लिखा है मैंने। क्या कह रहे हो? हाँ बताओ। जी। देखिए 20,000 के लेटर्स बैड हो गए, यानी कि 20,000 के लेटर्स से हमें कुछ नहीं मिला। हमने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए 25,000 का। तो वे जो 20,000 के डेटर्स हैं वे हम कहाँ से कवर करेंगे, जो हमारे बैड डेट्स हुए हम कवर करेंगे अपने प्रोविजन से। तो इसका मतलब हमें जो है जो 20,000 का लॉस हुआ वो हमने प्रोविजन से कवर कर दिया। हमारे पास जो प्रोविजन बचा बेसिकली वो 5,000 रुपये का बचा। तो उस 5,000 रुपये के प्रोविजन को हमने जो है डेटर में से लेस कर दिया और उसके बाद जितना पैसा हमारा बचा वो हमने रिसीव कर लिया। आई बात समझ में? लेकिन आज क्लास में स्टूडेंट ना के बराबर दिख रहे हैं और ये बहुत ही नुकसान वाली बात है सभी के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि जो लैंड और बिल्डिंग है 12,50,000 की 15 लाख में बेच दी, तो आप ब्रोकर वुड चार्ज 22% कमीशन। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। एंट्री तो यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग असेट सोल्ड, हमने लैंड और बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है। कितने में? 15 लाख में। 15 लाख का 2% कमीशन चार्ज किया है, तो 15 लाख का 2% अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा? हाँ क्या सेकंड वाले में? हाँ 2,05,000 दिया हुआ है। 2,25,000 के डेटर्स थे, 25,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन जो है आपका 20,000 से कम हो गया, तो 2,20,000 ऐसे प्रोविजन चला गया 5,000 का। उसके बाद जो हमारे पास बचे वो बचे 2,20,000, तो बाकी 2,05,000। हाँ भाई 2,05,000 ही आएगा क्योंकि बेसिकली आपके पास 2,25,000 रुपये के लेटर्स हैं और
इनका प्रोविजन जो है वो 25 है। 20,000 का आपको अमाउंट मिला नहीं, तो उसका मतलब जो आपको रिसीव हुआ है दैट इज 2,05,000। 2,05,000 आएगा। इसमें क्या होगा, दूसरी वाली एंट्री में 15 लाख की हमारी असेट सेल हुई है, 15 लाख का 2% ब्रोकर ने कमीशन चार्ज किया है, तो आप 15 लाख का 2% हो गया 30,000। 30,000 रुपीज माइनस करके 14,70,000 ये पैसा रिसीव करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट है मशीनरी हैंड ओवर कर दी गई क्रिएटर को एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 6 लाख की मशीनरी हमने क्रिएटर को हैंड ओवर कर दी है, तो इसकी बेसिकली कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि असेट्स के बदले में लायबिलिटी के बदले में असेट्स दे दी हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट 125% पर रिलाइज हुई है, तो बेसिकली डी पार्ट में तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ई पर आते हैं, ईमेल इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन। और 125% तो सेल हुई है, तो 60 लाख का 60,000 का 125% हो गया 25,000। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, ऐसे कैसे हो गया, अब आ गया। नहीं अब तो आ जाना चाहिए, मेरे यहाँ से बिल्कुल ओके है, सब कुछ सही है इधर से। फिर नेक्स्ट है हमारा गुडविल 75,000 की प्रीपेड फाइल इंश्योरेंस था 10,000 का। तो अब ये देखेंगे गुडविल की उसने बुक वैल्यू तो दी है, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये सेल हुई या नहीं हुई। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको सेल किया गया है नहीं किया गया है, तो ये मानेंगे उससे कुछ भी नहीं मिला है। और दूसरा है प्रीपेड फायर इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कभी कैश में आ ही नहीं सकते वापस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है उसको भी माना जाएगा, उससे भी कुछ भी नहीं मिला है, तो एफ की भी बेसिकली कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं दी है कि ये सेल हुए या नहीं हुए। फिर है एक ओल्ड फर्नीचर था जो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो चुका था, तो हमने इसको 10,000 में बेच दिया। देखिए ये हो गई अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये कम्प्लीटली राइट ऑफ हो चुका था, इसका मतलब हमारी बुक्स में था ही नहीं, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था, बुक से खत्म कर दिया था अकाउंट बुक से, और बाद में ही हमने सेल कर दिया। तो जब अनरिकॉर्डेड असेट्स को सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, तो बैंक को तो डेबिट कर देंगे, और सेल कर रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड। ये है आपकी कितने की 10,000 रुपये में सेल हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट है एक और कस्टमर था जेड, 20,000 रुपये इसको बैड डेट्स मान के लिख दिया गया था, 60% पे कर दिया। ये तो कल जैसी ही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर हो गए हमारे, और इनका अमाउंट है इतना 60%, तो 12,000 रुपये में रिसीव हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पी अंडरटुक टू पे मिसिस पीज लोन ऑफ 50,000। पी की वाइफ का लोन था, पी रेडी हो गया पे करने को, जब पी रेडी हो जाएगा पे करने को तो लायबिलिटी पे होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा। और कौन पे कर रहा है, पी पे कर रहा है, पी रेडी है इसको पे करने को, तो पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि लायबिलिटी पी ने टेक ओवर कर दी।
being Mrs. P's loan टेक ओवर बाय P। P ने इसको टेक ओवर कर दिया है। कितने रुपए में? 50,000। फिर है जे पार्ट जो है इसका, वो क्या कहता है? ट्रेड क्रेडिटर्स थे 1,60,000 के। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो देखिए, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000 हुआ क्या? हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स थे 1,60,000 रुपए के। 1,60,000 के क्रेडिटर्स हैं, इसमें से हाफ यानी कि 80,000 के जो क्रेडिटर्स थे वो रेडी हो गए कि हमें जो है मशीनरी दे दी जाए 54,000 की। कितना बचेगा? 26,000 बचेगा, पेंडिंग जो रह गया। 26,000 में से उन्होंने कहा कि 16,000 का डिस्काउंट देकर बाकी कैश में पे कर दीजिए। 16,000 का डिस्काउंट दीजिए, यानी कि हमें पेमेंट करना है इनको 10,000 रुपए का, और बाकी का उसने कहा कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फुल सेटलमेंट। 80 का ट्रीटमेंट हो गया था, 80 बचे थे, 80 को हमने कितना पे कर दिया? 90% यानी कि 72 पे कर दिया। तो 72 ये पे करने हैं, 10 ये पे करने हैं, तो टोटल 82,000 पे करने हैं। तो 82,000 पेमेंट करने की एंट्री बना देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया 82,000। किसी एंट्री में कोई समस्या? कौन सा? लास्ट वाला। लास्ट वाले में हमारे पास 1,60,000 के क्रेडिटर्स हैं, उसमें से हमने 80,000 को उसने बोला कि 54,000 की मशीनरी दे दीजिए आधे को। तो 80,000 में से 54,000 की मशीन हमने दे दी, तो कितने बचे? 26,000 का पेमेंट बचा जो हमें करना है। क्रेडिटर्स ने कहा कि 16,000 का डिस्काउंट दे दीजिए, बाकी कैश में पे कर दीजिए। तो हमने 16,000 का डिस्काउंट दे दिया, और बाकी जो बचे 10,000 वो हमें पेमेंट करने थे, 10,000 रुपये देने हैं। फिर जो बाकी बचे 50% 80,000, उन्होंने कहा कि हमें 90% पर पेमेंट कर दीजिए। तो 90,000 90% हो गया 72। तो यानी कि 72 तो देने हैं 50% को, और 10,000 देने हैं रिमेनिंग 50 को। तो इसका मतलब टोटल 82,000 का पेमेंट करना है, वो हमने पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम? केवल 9 स्टूडेंट, गौरव, ऋतिका, विशाखा, संध्या, धारणा, आनंद। बताइए, सोचने वाली बात। ऐसे किस खुशी में आज इतने कम बच्चे हैं? छुट्टी मना रहे हैं गणेश चतुर्थी की, कि क्या कहते हैं, एक क्लास लेने में उनको दिक्कत हो जाएगी, भाई एक क्लास चल जाएगी तो गणेश जी जो है बुरा मान जाएंगे कि आपने क्लास क्यों ले ली। और फिर उसके बाद जब फेल होंगे तो गणेश जी फिर कहेंगे कि बेटा जो है आपने मेरे क्लास छोड़ी थी, मैंने आपके लिए एग्जाम जो है आपको फेल करा दिया। सोचने वाली बात है। और ऐसे छुट्टी मनाने बैठे हैं जैसे घर में गणेश जी का सारा काम यही कर रहे हैं। शर्म नहीं आती भाई, वास्तव में बहुत ही नालायक स्टूडेंट है जी। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं, जिसमें कि हम बेसिकली डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो होती हैं, जो रिकॉर्ड नहीं होती लेकिन बाद में जनरेट हो जाती हैं, जो किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे मान लीजिए बिल डिस्काउंटेड हमने कराया, अब अगर ड्रॉई पेमेंट कर देगा तो कोई लायबिलिटी नहीं, लेकिन ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तो हमें बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटी बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमें किस तरह से इनको ट्रीट करना है वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 4 इसमें ट्रांजेक्शन है, चारों मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम
पीसीओ और बैंक अकाउंट समझेंगे। देखेंगे जरा 16 क्वेश्चन। There was a contingent liability in respect of bill discounted but not matured of rupee 18,500. An acceptor of one bill of 2,500 become insolvent. तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गई कि 2500 रुपए हमें देने पड़ेंगे क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 50 पैसा या रुपी वाज रिसीव, और 50 पैसा हमें उससे मिल पाया, तो इसका मतलब हमें 50% मिला भी है। The liability of the firm on the bill of discounted and dishonored has not so far been recorded. और ये लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी, तो इसकी एंट्री किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो जो 2500 रुपए हमें पेमेंट करने थे उसकी एंट्री बनेगी, जो फर्स्ट है उसमें दो एंट्री बनेगी। पहली एंट्री तो होगी पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम अपने पास से पैसा देंगे बैंक को। तो being bill paid to बैंक, बैंक का जो पैसा था वो हमने बैंक को वापस कर दिया कि भैया आप ले लो 2500 रुपये, क्योंकि एक्सेप्टर तो इंसॉल्वेंट हो चुका था। लेकिन उससे हमें पैसा मिल भी गया, 50% उसने दे दिया, तो जो दे दिया वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। being कैश रिसीव, कितना पैसा में रिसीव हो गया 50%, तो 1250 हम रिसीव कर लेंगे। फिर आगे है बी पार्ट, इसमें है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी डैमेजेस के लिए 75 की। सच लायबिलिटी वाज सेटल्ड फॉर 50,000, ये 50,000 में सेटल हो गई। एक पार्टनर ए ने इसको सेटल कर दिया, तो सेटल कर दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको एक ऐसी लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा जो रिकॉर्ड नहीं थी, यानी कि एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, लॉस हो गया, और किसने पेमेंट किया? ए ने पेमेंट किया, तो ए का कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट। 50,000 पर सेटल की है उसने, ये 50,000 यहाँ लिख देंगे अकाउंट में। being unrecorded liability settled। इसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट है, फर्म को पे करने पड़े 10,000 रुपए एज कंपनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय हु व्हिच वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। ये कंटीजेंट लायबिलिटी थी, फर्म ने एक्सेप्ट नहीं किया था, हम पे नहीं करेंगे, लेकिन क्या हुआ, इस एम्प्लॉय ने केस कर दिया, फर्म केस हार गई, तो इस फर्म को पैसा देना पड़ा 10,000 रुपए इस एम्प्लॉय को, तो ये भी एक लायबिलिटी जनरेट हो गई हमारे लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या? अरे भाई अब आ गई? आ गई ना? हाँ। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा। एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का पेमेंट हो गया 10,000 रुपए का। being unrecorded liability paid।
लास्ट एडी कार्ड 5,000 रुपये डैमेज के क्लेम किए गए कस्टमर के थ्रू, और ये फर्म के साथ डिस्प्यूट हो गया, यानी कि किसी कस्टमर को फर्म ने जो है गलत सामान बेच दिया था, कस्टमर ने केस कर दिया कि मुझे 5,000 रुपये डैमेज के दो, और ये 70% पर कॉम्प्रोमाइज हुआ कस्टमर और फर्म के बीच में, यानी कि फर्म को 70% पैसा देना पड़ा, 3,500 रुपये देने पड़े। तो ये भी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बन गई, फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, तो फर्म को लॉस हो गया, तो रियलाइजेशन को तो कर देंगे डेबिट, और फर्म को पैसा देना पड़ा तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। सो सिंपल। 70% देना पड़ा है तो 3,570 हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट एंट्री में जो है आपको एक, आपने किसी के ऊपर बिल लिखे थे, 18,500 के बिल लिखे हुए थे कई सारे लेटर्स के ऊपर, उनमें से, और वो बिल आपने डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, यानी कि 18,500 रुपये आप बैंक से ले चुके थे डिस्काउंट करा के। अब जब ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट पर पता लगा कि एक जो हमारा डेटर है वो 2,500 रुपये का जिससे हमने बिल लिखा था वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। तो बैंक ने कहा कि 2,500 रुपये हमें दो, तो हमने बैंक को 2,500 रुपये दिए, एक लायबिलिटी हमारे ऊपर बन गई, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक किया। उसके बाद फिर जब ये पैसा आपको आपने पे कर दिया था तो पता लगा कि उससे 50% मिल सकता है, तो उसने 50% आपको दे दिया, तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया। एनी प्रॉब्लम? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सभी को समझ में आया? जी। अब आप इसके जर्नल एंट्रीज के जितने भी क्वेश्चन हैं, जर्नल एंट्रीज का एक इससे बाद में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, 17 क्वेश्चन रहने दीजिएगा, 17 से पहले पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद मंडे को हम स्टार्ट करेंगे इसका मेन टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ओके, तो जब तक के लिए आप जो है आराम करिए, और इस बीच आपको जो है मैं बेसिकली गूगल फॉर्म से एक क्विज भी दूंगा अभी आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो आज या कल में आपके पास क्विज पहुंच जाएगा रिगार्डिंग, या तो इससे पहला चैप्टर है उससे पहले चैप्टर से होगा या इस चैप्टर से होगा, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन होंगे, ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं किस तरह से जो है रेस्पॉन्स देने हैं और किस तरह से जो है चेक होकर आपको आंसर मिलेंगे, वो सब क्लियर हो जाए। तो उसके लिए रेडी रहिएगा, वो आपको गूगल क्लासरूम में ही लिंक शेयर होगा। और अब हम यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद।